नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। कमर शाम के 7 बजने को वक्त हो चला राजपथ का, और आज राजपथ में आपको खबर बताएंगे रामपुर और आजम खान से जुड़ी हुई। रामपुर और आजम खान एक दूसरे के पूरक हैं। यूपी की सियासत में जब जब भी रामपुर के रण की बात होती है तो वो आजम और उनके परिवार के जिक्र के बिना कभी भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन रामपुर लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में यहाँ बीजेपी की जीत ने आजम को कमजोर किया है। स्वार सीट 2022 में सपा जीती, अब्दुल्ला आजम विधायक बने, लेकिन उनकी सदस्यता चली गई। और अब 10 मई को यहां पर उपचुनाव है, लेकिन सपा ने यहां पर आजम के परिवार में टिकट ना देकर नामांकन के आखिरी दिन आधे घंटे पहले अनुराधा चुनाव को प्रत्याशी बना दिया। लेकिन आजम का पूरा परिवार जो है वो प्रचार से फिलहाल दूर है। आखिर आजम के सियासी सरेंडर के पीछे की कहानी क्या है? क्या आजम जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? आपको सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए बता दें। स्वार सीट पर समाजवादी खेला। आजम के गढ़ में सपा का हिंदू कार्ड। क्या कमल का साथ देगा पसमानदा समाज? स्वार सीट पर अपना दल बीजेपी ने उतारा मुस्लिम। बीजेपी ने चला मुस्लिम प्रत्याशी का दांव। कौन सी मजबूरी स्वार उपचुनाव से आजम की दूरी? अनुराधा वर्सेस अंसारी, जंग है ये करारी। अखिलेश और आजम के रिश्तों में आ गई हैं दूरियां। सियासी सरेंडर के पीछे आजम की क्या मजबूरियां? क्या रामपुर में आजम खान का सियासी किला दरक चुका है? क्या रामपुर से आजम परिवार की सियासी विरासत खत्म हो चुकी है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम 2022 में चुनाव जीते थे, लेकिन उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद अब 10 मई को इस सीट पर उपचुनाव होना है। चुनावी संग्राम में माना जा रहा था कि आजम की बड़ी बहू सिद्रा अदीब खान प्रत्याशी होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नामांकन खत्म होने से आधे घंटे पहले अखिलेश यादव ने जिला पंचायत की सदस्य अनुराधा चौहान को टिकट दे दिया। आजम के परिवार को टिकट न मिलने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आजम खान इस चुनाव में घर तक सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर सबसे बड़ी परीक्षा आजम खान की ही होनी है, क्योंकि अगर यह सीट सपा जीती तो आजम का जलवा एक बार फिर दिखेगा, लेकिन अगर यह सीट सपा हारी तो ये आजम के लिए सबसे बड़ा सियासी संकट होगा। सवाल है कि आखिर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर अखिलेश ने ऐसा दांव क्यों चला? स्वार सीट पर 65% मुस्लिम वोटर्स। सपा की हिंदू प्रत्याशी की टक्कर बीजेपी गठबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी से। अनुराधा का टिकट होते ही सपा में बगावत। आजम खान के परिवार से परंपरागत तरीके से प्रत्याशी न होने के चलते अब्दुल्ला आजम भी स्वार सीट के उपचुनाव में खास सक्रिय नजर नहीं आ रहे। रामपुर की सियासत में वर्चस्व रखने वाले आजम खान आखिर खामोश क्यों हैं और उनकी सक्रियता कम क्यों है? आजम खान का रामपुर में वर्चस्व रहा है। स्वार सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस सीट पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक रहे। दोनों ही बार उनकी सदस्यता रद्द होने के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2022 में अब्दुल्ला इस सीट पर चुनाव लड़े। आजम ने डमी कैंडिडेट के तौर पर पत्नी तंजीन फातिमा को उतारा। आजम के लिए स्वार सीट नाक का सवाल है। स्वार सीट पर सपा की प्रत्याशी अनुराधा के नामांकन में अब्दुल्ला आजम या सपा का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। दिल्ली से ऑपरेशन कराने के बाद आजम खान ईद के मौके पर रामपुर पहुंचते हैं और चंद घंटों बाद पार्टी कार्यालय जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते हैं। उनके साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे, लेकिन अनुराधा अपने विधानसभा क्षेत्र में अकेले ही प्रचार करती रही। आजम खान अपना ध्यान सिर्फ निकाय चुनाव पर ही केंद्रित किए हैं। रामपुर लोकसभा, रामपुर विधानसभा गंवा चुके हैं आजम। क्या स्वार सीट भी नहीं बचा पाएंगे आजम?
कांग्रेस और बसपा दोनों ने नहीं उतारे प्रत्याशी। अपना दल बीजेपी से शफीक अंसारी मैदान में है। 1951 से 1962 तक कांग्रेस के महमूद अली खान जीते। 1967 में मकसूद हसन जीते। 1969 में जनसंघ के राजेंद्र शर्मा जीते। 1980 में बीजेपी के चौधरी बलबीर सिंह जीते। 1985 में कांग्रेस के निसार हुसैन विजयी हुए। 1989 से 96 तक बीजेपी के शिव बहादुर सक्सेना जीते। 2002 में काजिम अली उर्फ नावेद मियां कांग्रेस के टिकट पर जीते। 2007 में नावेद मियां सपा के टिकट पर जीते। 2012 में नावेद मियां कांग्रेस से जीते। 2017 में आजम खान इस सीट से जीते। 2022 में अब्दुल्ला आजम जीते। रामपुर में आजम और उनके परिवार का दरकता हुआ सियासी किला उनकी सियासत के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना और लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने चुनाव जीतकर आजम के सियासी किले को सबसे तगड़ी चोट दी। ऐसे में आजम खान का सियासी सरेंडर कई तरह के सवालों को भी जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। ब्रांडेड कपड़ों, घड़ियों और चश्मों का शौकीन 8वीं पास फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला माफिया 4 साल से पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया। नाम है बदन सिंह बद्दो। बद्दो इतना शातिर है कि उसने पुलिस को होटल में शराब पिलाई और खुद फरार हो गया। और तब से लेकर आज तक पुलिस, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस बद्दो को पकड़ नहीं पाई है। बुलडोजर एक्शन तो बद्दो पर खूब हुआ। आज वो 2.5 लाख का इनामी भी है। आप देखिए। फेसबुक पर पोस्ट लिखता है, लाइव आता है। वो जिसके विदेश भागने का शक है। एक माफिया जिसने अपनी हैसियत ऐसी बनाई कि बड़े बड़े नेता सलाम करते थे। दुनिया घूमा तो ऐसा घूमा कि आज तक पुलिस खोज ही नहीं पाई। पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक की, लेकिन जवाबों में अक्सर अंग्रेजी होती थी। सुनवाई पूरी हो गई। पुलिस बदन सिंह को वापस फतेहगढ़ जेल ले जाने लगी। बद्दो ने पुलिस वालों को मेरठ के रास्ते फतेहगढ़ चलने के लिए राजी कर लिया। मेरठ पहुंचा तो गाड़ी अपने शेयर वाले 3 स्टार मुकुट महल होटल पर रुकवाई। यहाँ पुलिस के लिए शराब पार्टी की व्यवस्था थी। पुलिस वालों ने इतनी शराब पी ली कि उन्हें होश ही नहीं रहा। बद्दो फरार हो गया। बद्दो को लेकर पुलिस का काफिला सुबह 11:30 बजे मुकुट महल होटल पहुंचा। 11:45 पर बदन सिंह वहां पहले से खड़ी लग्जरी गाड़ी से फरार हो गया। शाम के 5:20 पर दरोगा देशराज त्यागी ने बदन सिंह के भागने की जानकारी टीपी नगर थाने को दी। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की ही गलती मानी। 2 दारोगा, 3 सिपाही और 2 ड्राइवर सस्पेंड हुए। बद्दो फरार हुआ तो पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई। 4 साल बीते पर पुलिस खोज नहीं पाई। 2 दिसंबर 2020 में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। 20 जनवरी 2021 को मेरठ नगर निगम के अधिकारी मनोज सिंह 2 बुलडोजर और 20 मजदूर लेकर पंजाबीपुरा पहुंचे और बद्दो की आलीशान कोठी तोड़ दी। नवंबर 2020 में बद्दो की संपत्ति कुर्क की गई। 2022 में एसएसपी प्रभाकर चौधरी की अगुवाई में बद्दो की एक मार्केट को ध्वस्त किया गया। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ थी। प्रशासन को बद्दो की दर्जनों लग्जरी गाड़ियां आज तक न मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गाड़ियां दूसरों के नाम पर खरीदता था। फिलहाल एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस बद्दो को नहीं खोज पा रही। 3 साल पहले उसकी लोकेशन नीदरलैंड मिली थी। 4 फरवरी 2020 को वो नीदरलैंड के रॉटरडम से फेसबुक पर लाइव आया। पुलिस ने नीदरलैंड दूतावास से संपर्क भी किया, लेकिन आज तक बदन सिंह बद्दो पुलिस के हाथ नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से मुख्तार काफी डरा हुआ है। 29 अप्रैल को मुख्तार पर गैंगस्टर मामले में फैसला आना है। आज हम आपको मुख्तार की पूरी कहानी बताएंगे, उसके जन्म से लेकर जेल तक के सफर तक, या फिर यूं कहे कि माफिया से माननीय बनने का सफर, एक रईस परिवार के लड़के के रक्त रंजित इतिहास की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। कैसे फास्ट बॉलर पूर्वांचल का बादशाह बन गया और कैसे योगी से 17 साल पुरानी अदावत आज मुख्तार के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुकी है। सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला।
मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के ये शब्द बताते हैं कि मुख्तार को लेकर डर तो उनके दिल में भी है, लेकिन वो खुलकर कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि डर अगर सामने आ जाए तो इंसान की सारी ताकत अपने आप ध्वस्त हो जाती है। शायद अफजाल अपनी बची खुची ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ऐसा नहीं था। वो यूपी में खुलेआम गुंडाई करता था। मुख्तार की दहशत के आलम को मऊ, गाजीपुर से लेकर पूर्वांचल और लखनऊ तक देखा गया है। हालांकि आज वो डॉन बूढ़ा हो चुका है। कुछ वक्त पहले व्हील चेयर पर भी नजर आया था। अब आप सोचेंगे कि आज हम मुख्तार के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि मुख्तार पर 29 अप्रैल को बड़ा फैसला आने वाला है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार और अफजाल दोनों पर सजा का ऐलान होना है, लेकिन मुख्तार पेशी पर आने से डर रहा है। दरअसल मुख्तार बांदा जेल में बंद है और मुख्तार ही क्या, लगभग पूरा परिवार ही शिकंजे में है। मुख्तार अंसारी करीब 60 केस बांदा जेल में, अफशा अंसारी 9 केस अभी फरार, अब्बास अंसारी 7 केस कासगंज जेल में, उमर अंसारी जालसाजी अवैध कब्जे का आरोप इस समय फरार, निखत अंसारी अब्बास को जेल से भगाने की साजिश का आरोप बांदा जेल में, अफजाल अंसारी कई केस दर्ज, बीएसपी से सांसद। दरअसल मुख्तार ने अपराध किए, गुंडई की, रेलवे के ठेकों को गुंडई से हथिया लिया, डॉन ब्रजेश सिंह से सीधी अदावत ली, कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप उस पर लगा, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की योगी आदित्यनाथ से अदावत लेकर। 2005 में मऊ में भीषण दंगे हुए, भड़काने का आरोप मुख्तार पर लगा। 2006 में तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी ने मऊ जाने का फैसला किया। योगी गोरखपुर मठ से मऊ के लिए निकले। योगी के काफिले को मऊ में दोहरी घाट पर रोक दिया गया। योगी लौट गए। 2008 में योगी ने आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया। 7 सितंबर 2008 को योगी 40 गाड़ियों के काफिले में डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ के काफिले पर बड़ा हमला हुआ। काफिले पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला हुआ। उपद्रवी पत्थर चाकू लेकर योगी को तलाशने लगे। काफिले की 7वीं गाड़ी पहले नंबर पर आ गई। उपद्रवियों के पास जानकारी थी कि योगी 7वें नंबर की गाड़ी में होंगे। 6 गाड़ियां आगे बढ़ीं, 7वीं गाड़ी पर ही हमला हुआ। हमला दोपहर के 1:20 पर हुआ। पुलिस ने हालात बेकाबू होते देखकर काउंटर फायरिंग की। फायरिंग में मनीउल्लाह नाम के लड़के की मौत हुई। तत्कालीन सीएम मायावती ने एसपी विजय गर्ग को सस्पेंड कर दिया। हमले के बावजूद योगी रैली में पहुंचे, भाषण भी दिया। इसी हमले के बाद से योगी और मुख्तार के बीच अदावत की दीवार और मजबूत हो गई। दरअसल मुख्तार अंसारी पर मायावती का वरद हस्त रहा है। एक वक्त था जब 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था, लोग रास्ता बदल देते थे। मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय पर करीब 400 राउंड गोलियां चलवाने का आरोप लगा था। इस वारदात को उसके शूटर मुन्ना बजरंगी ने अंजाम दिया था, जिसकी जेल में ही हत्या कर दी गई थी। अब आप जरा मुख्तार के बारे में और जान लीजिए। 30 जून 1963 को गाजीपुर के यूसुफपुर गांव में जन्म। गाजीपुर के राजकीय सिटी कॉलेज और पीजी कॉलेज से पढ़ाई। क्रिकेट का शौकीन तेज गेंदबाज था मुख्तार। सबसे पहले मखानू सिंह गैंग का मेंबर बना मुख्तार। साहिब सिंह और मखानू सिंह गैंग में थी दुश्मनी। 1988 में मुख्तार का नाम सच्चिदानंद राय की हत्या में सामने आया। पुलिस इस मामले में कोई सबूत नहीं जुटा पाई। 1990 तक मुख्तार अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बना। वक्त बीतता गया, मुख्तार की दबंगई बढ़ती गई और ठेकों अड्डों पर दखल देने लगा। हर धंधे में मुख्तार अंसारी अपनी गुंडाई दिखाने लगा। भाई अफजाल अंसारी 1985 में ही विधायक बन गए थे। 1996 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर विधायक बना। विधायक बनने के बाद मुख्तार की अदावत कृष्णानंद राय के खास ब्रजेश सिंह से हुई। 2002 में अफजाल अंसारी 6ठी बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे। वो लगातार 5 बार से विधायक थे, लेकिन कृष्णानंद राय ने अफजाल को हरा दिया। ये बात मुख्तार को चुभ गई। ब्रजेश सिंह पर कृष्णानंद राय का हाथ था। अब ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच खूनी गैंगवार होने लगी। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार ने जमानत कैंसिल कराई और जेल चला गया।
दरअसल ये मुख्तार की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय पर हमला हुआ। राय की गाड़ी को ऐसी रोड पर घेरा जहां से गाड़ी मोड़ी ना जा सके। AK-47 से 400 राउंड फायरिंग हुई। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई। मुख्तार अंसारी इस मामले में नामजद हुआ। इस हत्याकांड के महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय की 2006 में रहस्यमयी मौत हो गई। जेल में रहने के दौरान मुख्तार अंसारी का दरबार लगता था। 2005 से जेल ही मुख्तार का घर हो गई। गाजीपुर जेल में अपनी पसंद की मछली खाने के लिए मुख्तार ने जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट बनवाया था। जेल में उसके साथ उसके गुर्गे भी रहते थे। जेल से ही नामांकन करके और चिट्ठियां जारी करके मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतता गया। 2022 में मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास को सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़वाया और जिताया भी, लेकिन अब्बास भी कासगंज जेल में बंद है। जेल से जुड़े सूत्र दावा करते हैं कि 25 कैदियों वाली बैरक में मुख्तार अकेले या फिर अपनी वाइफ अफशा अंसारी के साथ रहता था। फिलहाल 6 अप्रैल 2021 से वो बांदा जेल में बंद है, जहां 24 घंटे CCTV से मॉनिटरिंग होती है। 2003 में जेलर को धमकी के मामले में मुख्तार को हाईकोर्ट से 7 साल की सजा हुई। बीते 6 साल में मुख्तार की 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। 200 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार ध्वस्त हुआ। बहू निखत अंसारी बांदा जेल में बंद है। पत्नी अफशा पर 75,000 का इनाम घोषित है। अब इसी महीने 29 अप्रैल को गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर मामले में फैसला सुनाया जाना है, जिसे लेकर मुख्तार के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।